आदाब, ये है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल। मैं हूं इमरान खान। खबरनामे के साथ सबसे पहले सुर्खियां। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। सियासत से रिटायर होने की कयास आरइयों के बीच मीडिया से मुखातिब होंगे वजीर आजम। 5 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली पीसी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, बदनवानी के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। दिल्ली असेंबली में हासिल किया एतमाद का वोट। आदर्श सोसाइटी घपले की जांच रिपोर्ट को रियासती काबीना ने किया मंजूर। मुश्किल में पड़ सकते हैं अशोक चौहान और सुशील कुमार शिंदे। राहुल गांधी ने जाहिर की थी नाराजगी। शामली राहत कैंपों पर रियासती इंतजामिया का रुख सख्त। कांधला ईदगाह कैंप से लोगों को जबरन हटाया गया। मुतासिर ने कहा, आखिर जाएं तो जाएं कहां। और पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत खराब। अदालत जाते वक्त पड़ा दिल का दौरा। फौजी अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह, इलाज के लिए भेजा जाए बैरून मुल्क। आप देख रहे हैं आलमी समय। सियासत से रिटायर होने के कयासों के दरमियान आज 11 बजे वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया से रूबरू होंगे। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस की तैयारियों और हिकमत अमली के इशारे भी मिल सकते हैं। इम्कान यह भी है कि कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार का ऐलान भी किया जा सकता है। कांग्रेस के कई बड़े लीडर पीएम उम्मीदवार के नाम के ऐलान का मुतालबा कर चुके हैं, जिसमें पार्टी में एक बड़ा तबका राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाए जाने के हक में है। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी 2014 के इंतखाबात के बाद पीएम उम्मीदवार के सबसे बड़े दावेदार हैं। उम्मीद है कि वजीर आजम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बदनवानी, खस्ताहाल मईशत और बढ़ती हुई महंगाई पर सरकार के जरिए उठाए गए कदम पर भी कुछ कहेंगे। वजीर आजम की नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने वजीर आजम मनमोहन सिंह से 5 सवाल पूछे हैं। जेटली ने पीएम से पहला सवाल करते हुए पूछा है कि वजीर आजम बताएं, बतौर वजीर आजम आपके दौर इख्तिदार का तज्जिया तारीख किस तरह से करेगी। जेटली ने पीएम को घेरते हुए दूसरा सवाल किया है और पूछा है कि वजीर आजम, क्या आपकी मुद्दतकार बतौर वजीर मालियत ज्यादा इत्मीनान बख्श रही या बतौर वजीर आजम। बदनवानी के इशू पर पीएम को कटघरे में खड़ा करते हुए जेटली का पीएम से तीसरा सवाल है, आपकी सरकार को सबसे बदउन्वान माना गया है, आपके मुताबिक चूक कहां हुई है। जेटली ने वजीर आजम मनमोहन सिंह से चौथा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि आपने कहा कि सरमायाकारी का सिलसिला टूटा है, तो मईशत के मैनेजमेंट में कहां से गलती हुई। जेटली का पीएम से 5वां सवाल, क्या एक वजीर आजम के तौर पर अपने मुद्दतकार के दौरान सीबीआई, जेपीसी, सीवीसी, सिविल सर्विसेज जैसे इंस्टीट्यूशन पर चोट को गुनाह मानते हैं। और दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने असेंबली में एतमाद का वोट हासिल कर लिया। आम आदमी पार्टी ने असेंबली में कांग्रेस और जेडीयू की मदद से एतमाद का वोट हासिल किया है। आपकी हिमायत में 37 वोट पड़े, जबकि मुखालफत में 32 वोट। इसके साथ ही अगले 6 महीने तक केजरीवाल हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और वो सब काम कर सकेगी जो उसने आवाम से वादा किया है। कांग्रेस ने असेंबली में भले ही हिमायत पे वोट किया हो, लेकिन बहस के दौरान आम आदमी पार्टी पर कई सवाल उठाए। मैं 3 प्रश्न रखना चाहता हूं इस सदन के सामने। जैसा मैंने कहा था कि दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है। दूसरा प्रश्न है, ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने के लिए। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। और तीसरा प्रश्न, मैंने इस सदन के सामने 17 मुद्दे रखे हैं जी। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव मेरे साथी मनीष सिसोदिया द्वारा पेश किया गया है
उसे सदन द्वारा पास किया जाए। बहुत अक्षय हासिल करने के बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल से समय नुमाइंदे पूनम मेहता ने बातचीत की। विश्वास मत मिल गया है अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। अरविंद, कितनी जीत है आम आदमी की? दिल्ली की जनता की जीत है जी, हमारी क्या, हम तो बहुत जिस तरह से आपने 18 पॉइंट उठाए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? कि विश्वास मत मिल गया है, अगली लड़ाई अभी काम करना है, अब तो बहुत काम करना है। कल स्पीकर का चुनाव है, जिस तरह से क्या कांग्रेस से कोई बात हुई है कि वो अपना कोई कैंडिडेट नहीं रखेंगे या क्या करेंगे? वो तय करेंगे। आप अपनी तरफ से उम्मीदवार केजरीवाल जो साफ तौर से कह रहे थे कि अब लड़ाई का एक पक्ष तो उन्होंने जीत लिया, आगे की लड़ाई अभी बाकी है। कैमरामैन नईम के साथ इस समय दिल्ली से मैं पूनम मेहता। सदन में कांग्रेस लीडर लवली ने आम आदमी पार्टी की हिमायत की, लेकिन उन्होंने केजरीवाल से गुजारिश की कि वो सोच समझकर आवाम के हक में फैसले लें। मैं कोई आपको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप फैसला लो, दिल्ली के हित में लो। आपको ये भी आपके ऑफिसर मिसगाइड कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हम जब 400 यूनिट तक देंगे। एक तो आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये वायदा किया था, आपने ये कहा था कि हम पूरी की पूरी दिल्ली का 50% कम कर देंगे। 400 यूनिट वाला वायदा नहीं किया था आपने, तो आप अपने उस वायदे से भी पीछे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं फिर भी जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी इसलिए मत करिए कि आपके ऑफिसर आपको ये भी गलत समझा रहे हैं। जो आप बयान दे रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की खाली जो है सब्सिडी देनी पड़ेगी, आपको 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं, आपको 315 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड करा रहा हूं। आप गलत जो है वो बयान दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। और क्योंकि मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको पूरी बात जो है सही तरीके से फैक्ट फिगर में मालूम होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि 61 करोड़ रुपए हम देंगे और बाकी पैसा जो है वो कंपनियां वहन करेंगी। वो कंपनियां नहीं वहन करेगी, वो लोन है सरकार का बीएसईएस की तरफ, वो लोन में से जो है आप वसूलने की बात कर रहे हैं। वहीं क्या कहना आम आदमी पार्टी की अक्सरियत हासिल करने पर असेंबली में इख्तिलाफ के लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन का, ये सुनते हैं। हमें अफसोस है कि एक भी विषय जो इस देश के लिए अत्यंत संवेदनशील विषय है, उसका जवाब देने के लिए इस सरकार के पास एक भी शब्द नहीं है। जहां तक उन मुद्दों की बात है जिनकी वो चर्चा कर रहे हैं, वो 18 मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं दिल्ली के लिए कम से कम 200 मुद्दे हैं जिनके लिए हम लोग पिछले 20 साल से जो है काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने केजरीवाल की सताइश की। ये अच्छा है, अभी उन्होंने जो कदम बढ़ाया है और भी आगे काफी दूर जाना है। सशक्त लोक आयुक्त बिल ये आने के बाद देश के हर राज्यों में उसका अनुकरण होगा, जो बिल का हर राज्यों में भी लोग कहेंगे कि ऐसा बिल लाओ। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। प्रश्न बहुत है, शिक्षा के प्रश्न है, जो पानी बिजली के तो उन्होंने निर्णय ले लिया। भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने पड़ेंगे। ये कई मामले हैं, लेकिन वो उसको सही तरीके से करेगा ऐसा मुझे विश्वास। और दिल्ली असेंबली में एतमाद के वोट पर बहस के दौरान जेडीयू एमएलए शोएब इकबाल की तकरीर के दौरान जमकर हंगामा हुआ। शोएब इकबाल ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया, जिसके बाद दोनों फरीकैन के एमएलए के दरमियान तू मैं शुरू हो गई। आप सदन को तमाशा मत बनाइए, सदन को तमाशा मत बनाइए। क्या कर रहे हैं आप? कोई भी कुछ भी बोलेगा सदन के अंदर, आप रोके नहीं हो। सिक्योरिटी वाले चलिए, मार्शल रोकिए, आप उनको बाहर करिए, बाहर निकालिए। बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश की साबिक वजीर आला उमा भारती का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सियासी वजूद कांग्रेस और बीजेपी के लिए फिक्र की बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ये मंथन करना होगा या सोचना होगा कि आखिर कहां पर चूक हो गई। लोगों ने यदि आपका चयन किया है तो इसको विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ पड़ गए, क्योंकि जो बातें आज आप कर रही है तो वही बातें हैं जो आज से 15-20 साल पहले हम किया करते। सादगी की बात, लोगों से संवाद करने की बात, भ्रष्टाचार के खिलाफ
एकदम से एक स्टैंड ले लेने की बात, तो लोगों के विश्वास में हम कहाँ कम पड़ गए हैं, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। इसलिए मैं तो उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये सोच रहे हैं कि आप फेल हो जाए। मैं तो उल्टा सोचती हूँ कि वो उनको सफलता मिले। ताकि आज हर्षवर्धन जी ने कुछ बातें उठाई हैं विधानसभा के अंदर, उनको उत्तर आपसे देने पड़ेगी। बुलेटिन में वक्त एक वक्फे का, हाजिर होते हैं और भी खबरों के साथ। My name is Meena Lochini Adugusunta. मीना लोचनी तुझ्या नानाची टांग आणि आईचा घो. चेन्नई एक्सप्रेस प्रीमियर इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। मैं हूँ सिया, ढूंढ रही हूँ अपनी सासू माँ में अपनी माँ। कर्म और दायित्व के बीच अपने अस्तित्व को तलाशती मैं नहीं आती। मैं लामिन की फैमिली, मेरा एक ही मिशन, जीतना है अपनी सास का मन। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उलझी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे, हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं आलमी समय। लॉ इंटर्न के जिनसी इस्तेसाल के मामले की अगर हम बात करें तो इस इल्जाम में मुलव्वस सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस ए के गांगुली की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। मरकजी काबीना ने तय किया है कि गांगुली के खिलाफ जांच के लिए सदर जमहूरिया के पास सिफारिश भेजी जाएगी। इसके बाद सदर जमहूरिया सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में जांच के लिए कह सकते हैं। और बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है। बीसीसीआई राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के नताइज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर रही है। वाज़ेह रहे कि आरसीए के इंतखाब में सदर ओहदे के लिए आईपीएल के साबिक चेयरमैन ललित मोदी भी उम्मीदवार हैं, जिसकी वोटिंग हो चुकी है और सबकी नजरें नताइज पर लगी हुई हैं। इसी बीच बीसीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इसी नताइज पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घपले की जांच रिपोर्ट को रियासती काबीना ने जुज़वी तौर पर मंजूर कर लिया है। काबीना ने रिपोर्ट के सिर्फ 13 नुकात को मंजूर किया है। माना जा रहा है कि इसे लेकर गाज शिंदे पर गिर सकती है। आपको बता दें कि पहले काबीना ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, लेकिन जब कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी को महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ सरेआम बोलना पड़ा तो वजीर आला पृथ्वीराज चव्हाण ने फैसले पर दोबारा गौर करने की बात कही। आपको बता दें कि जस्टिस जे.ए. पाटिल कमीशन ने आदर्श घपले की तफ्तीश करने के बाद साबिक वज़ीर आला अशोक चव्हाण, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और शिवाजी राव नीलंकेकर पाटिल को ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने का मुल्जिम पाया है। दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी के बीच छिड़ी जंग की आंच लखनऊ तक पहुंच गई। कांग्रेस के दफ्तर पर कांग्रेस और बीजेपी कारकुन मुतसादिम हो गए। वीरभद्र सिंह को लेकर बीजेपी कारकुनों ने कांग्रेस के खिलाफ महाज खोला तो कांग्रेस ने येदियुरप्पा के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी को निशाने पर ले रखा है। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुन सुबह मुजाहरे के लिए जब कांग्रेस दफ्तर पहुंचे तो उनकी कांग्रेस कारकुनों से झड़प हो गई। पहले से ही तैयार कांग्रेसी कारकुनों ने बीजेपी कारकुनों पर लाठी डंडे लेकर के हमला बोल दिया। इसमें बीजेपी के कारकुन जख्मी हुए। हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाठियां चलाई गई और बिल्कुल गुंडागर्दी की गई, खुलेआम गुंडागर्दी की गई और हमारे तमाम कार्यकर्ता घायल हुए। और हम लोग कांग्रेस के इस रवैये को लेकर के, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार के प्रति ये दोगलापन है, उसको लेकर के हम लोग पूरे प्रदेश में और गांव-गांव तक, बूथ स्तर तक कांग्रेस का विरोध करने वाले हैं। कर्नाटक के साबिक वजीर आला बीएस येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी हो गई है। येदियुरप्पा ने अपनी पार्टी कर्नाटक जनता पार्टी का बीजेपी में इंजमाम कर लिया। येदियुरप्पा ने कहा कि उनका ख्वाब है कि नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने। याद रहे कि बदनवानी के इल्जामात के बाद येदियुरप्पा पार्टी से निकाल दिए गए थे। और समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव ने कहा कि इस मुल्क में 2 लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, एक किसान और दूसरा है मुसलमान। यूपी के सैफई में दंगल देखने गए मुलायम ने ये बात कही। मुलायम सिंह यादव क्रिकेट पर भी बोले। उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्रिकेट की वजह से बाकी खेलों की हालत
खराब हो गई है। मुलायम ने कहा कि टीवी की वजह से नौजवान बिगड़ गए हैं और टीवी पर उनके लिए सही प्रोग्राम नहीं आते। शामली में तशद्दुद के बाद राहत कैंपों में रह रहे लोगों पर अब इंतजामिया ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। अफसरान ने कांधला ईदगाह में लगे राहत कैंपों में रह रहे लोगों को जबरन हटा दिया। सर्दी के मौसम में उन्हें बगैर किसी मदद के वहां से हटा दिया गया। मुतासिर का कहना है कि सर्दी के मौसम में उन्हें कैंप में रोटी बनाने तक से रोक दिया गया था और बाद में उनका सामान जबरदस्ती ट्रैक्टर में डाल करके किसी अनजान जगह पर भेज दिया गया। उन्हें नहीं मालूम कि वो कहां जाएंगे और कहां रहेंगे। लोगों का यह भी कहना है कि इंतजामिया ने उनकी कोई मदद नहीं की है। जाड़ो बाद में रोटी अपने खाई हो वही बनाई हो, यहाँ रोटी नहीं बनेगी। अच्छा, किसने कहा तुम्हें ये रोटी नहीं बनने की? जी हाँसी पता नहीं कौन मर्दों में ये हम तो मर्द को जानते नहीं है कौन मर्द है वो, किसने कहा? ये उठवारे जी यहाँ के जो जिम्मेदारी आदमी है। कौन जिम्मेदार है? ये क्या नाम है इनका? SDM वगैरह? हाँ जी। अच्छा, किसी तरह की कोई सुविधा दी और भाई वहाँ चले जाओ अपनी तरफ से? नहीं दी जी। तो कहीं भी जा सकते हो तुम? कहीं भी जा सकते हो। तो कहाँ रहोगे फिर? यहीं रहेंगे जी, अस्पताल के पीछे। सरकारी गाँव में तो जाना नहीं। अच्छा, गाँव में तो जाना नहीं बिल्कुल भी। क्यों नहीं जाना चाहते गाँव में? बस नहीं जाना चाहते जी, वहाँ हमें परेशानी है। वहीं अपने लाओ लश्कर के साथ राहत कैंपों को हटाने पहुंचे जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार का कहना है कि मुतासिरों को हर मुमकिन मदद दी गई है। इसके बाद मकामी लीडरों और आला अफसरों की जानकारी के बाद ही लोगों को यहां से हटाया गया है। ये यहाँ पर 4 महीने से लगभग 4 महीने से कैंप्स लगे हुए थे और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ शुरू लोग आए थे। काफी लोग चले गए। अब यहाँ पर कुछ परिवार रह गए थे और उन परिवारों को भी संतुष्ट कर दिया गया है। इनको जो भी सहायता मिली दे दी गई है। अब खास करके मैं यहाँ के संचालकों का, चेयरमैन साहब नगर पालिका का, वदुल हसन साहब का और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कार्यालय का, मैं बहुत आभारी हूँ। इन लोगों ने इन लोगों को समझा बुझा करके संतुष्ट करके घरों को वापस उनको भेजा। वहीं यूपी हुकूमत के जरिए तश्कील शुदा खुसूसी जांच टीम SIT ने मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सितंबर में हुए फिरकावाराना फसादात के सिलसिले में कम से कम 225 लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल किया है। SIT के एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मनोज झा ने कुल 28 मामलात में फर्द जुर्म दाखिल करने की इत्तला फराहम की, जबकि दीगर 28 शिकायतों का पता नहीं लगाया जा सका। मनोज झा के मुताबिक 9 मामलात में मकामी अदालत के सामने हतमी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। इसके अलावा SIT ने फसादात के मुख्तलिफ मामलों में 522 मुलजिमीन की फहरिस्त भेजी है और मकामी पुलिस ने से उन्हें गिरफ्तार करने को कहा है। अदालत ने 48 मामलों में 89 मुलजिमीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। उधर पड़ोसी जिले शामली के एक गांव में रहने वाले तकरीबन 100 फसाद मुतासरा कुनबों के खिलाफ सरकारी जमीन पर मुबैना तौर पर नाजायज कब्जा करने का मामला भी दर्ज किया गया है। गाजियाबाद में आतिशज़दगी से 3 अफराद की मौत हो गई। ये वाकया सिहानी गेट के मुकुंद नगर का है, जहां एक टेंट हाउस में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग झुलस गए। जानकारी के मुताबिक यहां अग्रवाल टेंट हाउस में काम करने वाले 5 मजदूर सोए हुए थे कि तभी अचानक से ये आग लगी। वाकये की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। साथ ही अपनी सतह पर आग बुझाने की भी कोशिश हुई, लेकिन फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही 3 लोगों की आग से झुलस जाने से मौत हो चुकी थी। फिलहाल आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। उधर टेंट मालिक फरार है और पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। सूचना मिला था 3 लोग वहां पे मिसिंग है। उसके बाद हम लोग दोबारा जाके पूरा तलाशी लिया, सर्चिंग किया। उसमें पता चला 3 व्यक्ति का उस पर डेड बॉडी मिला, पूरा चर्रा पड़ गया, पूरा एकदम तुरंत हो गया। ये 3 लोग उनका वहां पे नौकड़ इस तरह पता चल रहा है। उसका हम लोग जांच कर रहे हैं, हम लोग कहाँ का रहने वाला हर चीज में, और घटना का बारे में हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं किस कारण से आग लगी है। अयाम आज़ा के अख्तामी अयाम में पूरे मुल्क में मजालिस का सिलसिला जारी है और सिलसिले में 72 शहीदान करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यूपी के फैजाबाद में 72 ताबूत के जुलूस का एहतमाम किया गया। जुलूस इमामबाड़ा जवाबर अली खान से बरामद हुआ। इस मौके पर पाकिस्तान के मशहूर नौहा फरहान अली ने अपने पुरसोज आवाज में नौहानी की और शहीदान करबला को नजराना अकीदत पेश किया। जुलूस में कसीर तादाद में आजादारों ने शिरकत की। कानून वक्त है एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं और भी खबरों के साथ।
से मेरी लाइफ में आई हो, माई लाइफ सक। सेम हियर। ओके। आजा इधर, बीच पे लगा ले तू। कोई तो लो। On the dance floor, 1, 2, 3, 4, get on the dance floor, move the shape, move the shape, hardcore shoulder, party, gimme, 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 gimme. चेन्नई एक्सप्रेस प्रीमियर इस रविवार रात 8 बजे सिर्फ जी अनमोल पर। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहू बहू होती और बेटी बेटी बेटी। बहुएं कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना, घर में हुक्म बस हमारा ही चलेगा। भारतीय परंपरा सिर्फ एक हिंदुस्तानी बहू ही समझ सकती है, कोई फिरंगी नहीं। अलग सोच है इनकी, अलग है राहें, लेकिन जुड़े हैं ये सभी एक रिश्ते से। देखिए आखिर बहू भी तो बेटी ही है रात 9 बजे। रिश्तों के भवन में उलझी नियति रात 9:30 बजे। फिरंगी बहू रात 10 बजे हर सोमवार से शुक्रवार सहारा 1 पर। खैर मकदम में आपका ब्रेक के बाद इंटरनेशनल खबरों का हम रुख करेंगे। बात सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके सबब उन्हें फौजी अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। उनके डॉक्टरों ने मुतालबा किया कि उन्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाए। मुशर्रफ की तबीयत उस वक्त खराब हुई जब वो अपने खिलाफ दर्ज गद्दारी के मुकदमे की समाअत के लिए कोर्ट में हाजिर होने के लिए जा रहे थे। हालांकि उन्हें कल ही अदालत के रूबरू हाजिर होना था, लेकिन सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर वो ऐसा न कर सके थे। मुशर्रफ के वकीलों ने उनके लिए बम प्रूफ गाड़ी दिए जाने का मुतालबा किया था। आज उन्हें गाड़ी फराहम करा दी गई और मुशर्रफ उसी में बैठकर अदालत के लिए रवाना हुए थे। एक खुदकुश बमबार ने धमाकाखेज मादे से लदी कार एक बस से टकरा दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। मामला पाकिस्तान का है। 22 इसमें जख्मी हुए। यह हमला पाकिस्तान के क्वेटा में पेश आया है, जहां पर अकीदतमंदों को लेकर जा रही थी ये बस। इस बस में खवातीन समेत बच्चे भी सवार थे। पाकिस्तान के पुलिस अफसर ने बताया कि पुलिस के जरिए इस बस को सिक्योरिटी फराहम कराई जा रही थी, लेकिन खुदकुश बमबार घात लगाकर इस बस का इंतजार कर रहा था, जिसने मौका मिलते ही इस पर हमला कर दिया। धमाका होते ही बस में आग की लपटें उठने लगीं। बस की सिक्योरिटी में लगे पुलिस एहलकारों ने फौरन कार्रवाई करते हुए सवारियों को बस से बाहर निकाला। जख्मियों को नजदीक के अस्पताल में दाखिल कराया गया। हालांकि अभी तक किसी भी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इराक के अनबार सूबे में मुजाहिरीन के कैंप पर फौजी हमले का मामला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इस हमले से नाराज कबायलियों ने फलूजा में वाक़ तमाम पुलिस स्टेशनों पर कब्जा कर लिया। फलूजा सूबा अनबार में ही वाक़ है। मुसल्लह कबायलियों ने पुलिस के हथियार छीन लिए और कैदियों को आजाद कर दिया। इतना ही नहीं, मुसल्लह हमलावरों ने कुछ सरकारी इमारतों में भी आग लगा दी। हालांकि आग लगाने से पहले उन्होंने तमाम सरकारी मुलाजमीन को इमारतों से बाहर निकाल दिया था। कैंप पर हमले के बाद तनकीदों से घिरे इराकी वजीर आजम नूरी अल मालिकी ने अनबार में फौज तो वापस बुला ली है, लेकिन फौजी जवान अभी भी शहर के बाहर खेमाजन हैं। फौज ने रुकने पार्लिमान अहमद अल अलवानी के घर पर भी धावा बोल दिया था, जिसके बाद 44 सुन्नी अरकान ने इस्तीफा दे दिया था। कुछ अरकान ने मालिकी से हिमायत वापस लेने की भी धमकी दी है। उधर रमादी में तीसरे रोज भी सिक्योरिटी एहलकारों और मुसल्लह अफराद में लड़ाई जारी है। कुछ वक्त की खामोशी के बाद सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगदिशु में एक मरतबा फिर बम धमाके हुए और इस बार एक होटल के बाहर मुतवातिर 3 धमाके हुए, जिनमें 11 अफराद हलाक और दीगर 17 जख्मी हो गए। पहले 2 धमाके मुख्तसर वक्फे के दौरान हुए, जबकि तीसरा इनके 1 घंटे बाद एक कार में किया गया। ये धमाका उस वक्त हुआ जब फौजी एहलकार कार की तलाशी ले रहे थे। पहले 2 में से एक खुदकुश धमाका बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी ग्रुप ने फौरी तौर पर इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताहम मोगादिशु में अल शबाब इस तरह की कार्रवाई अंजाम देती रही है। जिस मकाम पर धमाके हुए उसका शुमार मोगादिशु के सबसे महफूज इलाकों में होता है। और एक बार हम फिर नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। सियासत से रिटायर होने की कयासाराइयों के बीच मीडिया से मुखातिब होंगे वजीर आजम।
5 वर्षों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली पीसी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, बदनवानी के खिलाफ जारी रहेगी मुहिम। दिल्ली असेंबली में हासिल किया एतमाद का वोट। आदर्श सोसाइटी घपले की जांच रिपोर्ट को रियासती काबीना ने किया मंजूर। मुश्किल में पड़ सकते हैं अशोक चौहान और सुशील कुमार शिंदे। राहुल गांधी ने जाहिर की थी नाराजगी। शामली राहत कैंपों पर से रियासती इंतजामिया का रुख सख्त। कांदला ईदगाह कैंप से लोगों को जबरन हटाया गया। मुतासिर ने कहा, आखिर जाएं तो जाएं कहां। और पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तबीयत खराब, अदालत जाते वक्त पड़ा दिल का दौरा। फौजी अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह, इलाज के लिए भेजा जाए बैरून मुल्क। नाज़रीन, आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें समयलाइव.com पर। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।